साधना डिग्री कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष भूगोल का आज उत्तरी के विशाल मैदान के बाद में प्रायद्वीपीय पठार का चैप्टर शुरू किया है, जिसमें आपके सामने दिखाई दे रहा होगा भारत का मानचित्र बिल्कुल साफ सुथरा है। जिसमें हमने प्रायद्वीपीय भारत में जितने छोटे मोटे पठार दिखाई पड़ रहे हैं उन सब का एक रेखा चित्र बनाया है, जिसे आप सभी अच्छी तरह से देखें और उसको गौर करें कि किस प्रकार से इसको लेना है और किस प्रकार से इसका स्टडी करना है। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, पहली बात तो प्रायद्वीप इसका नाम क्यों पड़ा। सबसे पहली बात आती है कि प्रायद्वीप इसका नाम क्यों पड़ा। प्रायद्वीप इसलिए पड़ा क्योंकि इसके दोनों तरफ और नीचे की तरफ, तीनों तरफ, इस तरफ आता है अरब सागर, इधर आता है बंगाल की खाड़ी, और नीचे की तरफ आता है हिंद महासागर। तीनों तरफ समुद्र से घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय पठार की संज्ञा दी गई, प्रायद्वीप कहा गया। भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, बीच का जो भाग है वह एक उभरा हुआ भाग है, उठा हुआ भाग है, इसलिए इसे प्रायद्वीप का पठार के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई तो जानेंगे हम। उत्पत्ति इसकी प्रारंभ में अगर हम माने तो पृथ्वी एक महाद्वीप था, एक पेंजिया के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व, लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के दो भाग हुए, पेंजिया का विभाजन हुआ, जिसे एक को अंगारा लैंड कहा गया और दूसरे को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। अंगारा लैंड, ये पृथ्वी इस प्रकार थी, पहले इसको पेंजिया कहा गया, पहले पृथ्वी इस प्रकार एक पेंजिया के नाम से जानी जाती थी, धीरे धीरे इसके दो भाग हुए इस प्रकार से। तो ऊपर वाला जो भाग था उत्तर और ये दक्षिण, ऊपर वाला भाग है उसको अंगारा लैंड कहा गया और नीचे वाले को कहा गया गोंडवाना लैंड। ये पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में है, गोंडवाना लैंड कहा गया। विभाजन से अंगारा लैंड उत्तर का भाग और गोंडवाना लैंड दक्षिण का भाग, दो भाग बने। अब लगभग 120 मिलियन वर्ष, लगभग 120 मिलियन वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड से भारत अलग हुआ। ये वाला जो भाग है इससे एक महाद्वीपीय भाग अलग हुआ और वह प्लेटों के ऊपर चलायमान हुआ। लगभग 120 मिलियन वर्ष पूर्व, लगभग 120 मिलियन वर्ष पूर्व भारत है जो गोंडवाना लैंड से अलग हुआ। गोंडवाना लैंड से अलग होती वह उन प्लेटें को, जो प्लेटें हैं नीचे पृथ्वी के, उन प्लेटों पे तैरते हुए आगे बढ़ा और भारत अंगारा लैंड, यूरेशियन प्लेट, ऊपर वाला जो भाग है अंगारा लैंड, इस अंगारा लैंड के ऊपर जो भारत जहां से अलग हुआ था, यहां से ऊपर की तरफ आता है यूरेशियन प्लेट। प्लेटों में अगर पढ़े तो उसको यूरेशियन प्लेट कहते हैं, यूरोप का भाग। यूरेशियन प्लेट से टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। आज हम कहते हैं कि हिमालय आज भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो टकराव आज भी जारी है। कहते हैं नेपाल हिमालय का क्षेत्र सर्वाधिक भूकंप आने वाला क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि वहां आज भी टकराव जारी है, वो टकराव लगा हुआ है और उस टकराव के कारण मलबा जो है उधर टैथिस सागर नाम करके एक सागर था, उस सागर के बीच में से टकराव हुआ था और सागर का जो मलबा है वो आज भी अपनी दिशा में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। बहुत ही कम सेंटीमीटर्स में, छोटे छोटे माप में बढ़ रहा है, जो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन बढ़ रहा जरूर है और निर्माण आज भी जारी है। इस टकराव से हिमालय का निर्माण माना जाता है। आगे देखते हैं कि इसी गोंडवाना लैंड के भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय पठार कहलाया। जैसे भारत का ये वाला भाग, ये और ये दोनों भाग यूरेशियन प्लेट से टकराए। किससे टकराए? यूरेशियन प्लेट से। यूरेशियन प्लेट कह दो
या गोंडवाना अंगारा लैंड कह दो, यूरेशियन प्लेट कह दो या अंगारा लैंड कह दो। और ये वाला जो भाग है ये पूरा हिमालय क्षेत्र है। इसके और इसके टकराने से हिमालय का निर्माण हो रहा है, हुआ है, इसका निर्माण हुआ। उसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार जो ये वाला भाग था वो यथावत रहा, उठा हुआ रहा, महाद्वीपीय स्थिति बनी रही, इसकी पठारी क्षेत्र था जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ, तीनों ओर से समुद्र से, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। अब देखेंगे अपन यही सर्वाधिक जो भाग है, यही भाग है, ये उठा हुआ भाग जो करोड़ों वर्षों से उठा हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ और इसी हिमालय के निर्माण से ग्लेशियर पैदा हुए, हिमानियां पैदा हुई, बर्फ की नदियां यहां से बहनी शुरू हुई। ऊंचाई पर ज्यादा होने के कारण बर्फ जम गया और यहां से जो बर्फ जमकर इस क्षेत्र में, जो ये निचला क्षेत्र था, निचले क्षेत्र में बर्फ पिघलकर सिंधु नदी, सतलुज नदी, व्यास नदी, रावी नदी, झेलम नदी, उसके बाद में गंगा जो सबसे बाहर नदी है, यमुना नदी, बेतवा नदी, केन नदी, बहुत सारी नदियां, ब्रह्मपुत्र नदी, इन नदियों ने अपना मलबा जो है इन क्षेत्रों में, इन पठारी क्षेत्रों में लाकर डाल दिया और इन नदियों ने इस पठारी क्षेत्र को क्या क्या किया, अपर्दित किया, मतलब काटा। अपर्दित का मतलब है काटा, अपक्षित, बहाना, काटना और उस मलबे को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। और हिमालय से निकलने वाली ये सभी नदियां अपने साथ में ऊपर से जितना भी मलबा लाती थी हिमालय क्षेत्र से, वो इस कटे फटे क्षेत्र के अंदर या समुद्र के अंदर लाके निक्षेपित यानी जमाव देती रहती है। आज भी ये प्रक्रिया जारी है, निरंतर जारी है और निरंतर जारी रहेगी जब तक ये टकराव बना हुआ रहेगा और हिमालय का निर्माण रहेगा। अब ये क्षेत्र बहुत ही ज्यादा ऊपर की तरफ उठ चुका है। लगभग माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो मानी जाती है 8,848 मीटर और इससे भी अधिक बढ़ने की संभावनाएं व्यक्त की जाती है भूगोलवेताओं और वैज्ञानिकों के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे, ये तो हुई उत्पत्ति की बात कि प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति का कारण क्या है। अपने मेन टॉपिक पे जाते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार क्या है। भारत का भौतिक विभाजन कर रहे हैं और भारत के भौतिक विभाजन में हमने सबसे पहले विभाजन किया था, उसमें नंबर 1 पे था अपना भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बाद में हम लोग आए भारत का उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। उसके बाद में हम लोग अब तीसरे टॉपिक में हैं और तीसरा टॉपिक है अपना प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक भारत का बहुत ही विशाल समृद्धशील प्रदेश है जहाँ हर प्रकार की खनिज, हर प्रकार की कृषि व्यवस्थाएं, नदीय व्यवस्थाएं, सारी की सारी कार्य प्रणालियां यहाँ पर हैं। तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है और भारत के लिए एक आर्थिक स्थिति को देखते हुए बहुत ही कहते हैं कि मजबूती प्रदान करता है ये क्षेत्र। तो हम चलते हैं, सबसे पहले आप लोग मानचित्र में देख रहे होंगे, इधर की तरफ देखें तो अरावली पर्वत श्रृंखला तो राजस्थान गुजरात से होते हुए, गुजरात के खेड़, ब्रह्मा, पालनपुर होते हुए दिल्ली की तरफ इसकी रेंज बढ़ती है। अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला के नीचे की तरफ यानी दक्षिण की तरफ देखा जाए तो पठारी क्षेत्र शुरू होता है। यहीं से प्रायद्वीपीय पठार का पूर्व पश्चिम की तरफ से शुरुआत होती है। तो हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आता है मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार जो है उदयपुर, अपने राजस्थान में आप लोगों ने नाम सुना होगा, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र, वहां पर ये मेवाड़ का पठार आया हुआ है। इसको यहाँ पे राजस्थान में अलग अलग नामों से जाना जाता है, कोई बोराट का पठार कहता है, कोई कोई नाम से कहता है। तो मेवाड़ का पठार जो है ये भी दक्षिण के पठार या प्रायद्वीपीय पठार के भाग के नाम से ही जाना जाता है। मेवाड़ के पठार के ऊपर की तरफ देखा जाए उत्तर पूर्व की तरफ तो मालवा का पठार आया हुआ है। मालवा का पठार, मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में आया हुआ है और ये पठारी भूमि भी उच्च भूमि है। उसके बाद में मालवा के पठार की पूर्व की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ देखा जाए तो बुंदेलखंड का पठार आया हुआ है। बुंदेलखंड का पठार ये उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में आया हुआ है। उसके बाद में इसके दक्षिण पूर्व की तरफ देखा जाए तो बघेलखंड का पठार है। बघेलखंड का पठार आप लोग देख रहे होंगे, बघेलखंड का पठार, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार।
ये सभी आया हुआ है विंध्यन जो कगार है, विंध्यन श्रेणी है, विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला है, उसके ऊपर की तरफ आए हुए हैं। और विंध्यन पर्वत श्रृंखला के जस्ट दक्षिण की तरफ देखा जाए तो एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम है नर्मदा नदी। आप लोगों ने सुना होगा राजस्थान में मीठे पानी के लिए नर्मदा कैनाल आई हुई है, हम लोग सभी जानते हैं। इसी प्रकार से नर्मदा नदी का बहाव क्षेत्र जो है वो गुजरात राज्य से लगाकर मध्य प्रदेश राज्य में लगाकर और कुछ भाग उसका महाराष्ट्र में भी बहता है। ये विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से बहती है, एक कगार भूमि में बहती है, ब्रंश घाटी में बहती है और जाके अरब सागर में गिरती है। आप लोग देख रहे हैं विंध्यन, कगार और कैमूर की पहाड़ी क्षेत्र और सतपुड़ा, महादेव और मैकाल सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो आई हुई है, उन दोनों के बीच में ये नदी बहती है। और सतपुड़ा और दक्कन के पठार के बीच में बैठती है ताप्ती नदी। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और दक्कन या दक्षिण के पठार के बीच में से बहती है ताप्ती नदी। दक्कन के पठार को महाराष्ट्र के पठार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग जो है वो महाराष्ट्र में आया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे अपन आगे कि महाराष्ट्र ये दक्कन के पठार के नीचे की तरफ यानी दक्षिण की तरफ देखा जाए तो कर्नाटक राज्य आता है। कर्नाटक राज्य में पूर्णतया और उसके आसपास के और राज्यों में फैला हुआ बहुत बड़ा पठारी क्षेत्र है कर्नाटक का पठार। ये भी खनिजों से परिपूर्ण पठार है। मैंगनीज कह दो, लोहा ऑक्साइड कह दो, कच्चा लोहा कह दो, बॉक्साइट कह दो। और दक्कन के पठार के अंदर भी यही खनिज पदार्थों से परिपूर्ण भरा हुआ पठार है। इधर भी मैंगनीज, बॉक्साइट और कोयला और बहुत सारे खनिज पदार्थ यहाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार कर्नाटक के पठार में दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो आपको 3 पर्वत श्रृंखलाएं मिलेगी, जो कि दक्षिण में सबसे नीचे की तरफ आई हुई है। सबसे पहले आती है नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, और उसके बाद में आती है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। चित्र में दिखाई दे रही हैं, आप सब देखते रहिए, नोट करते रहिए और अपने जो नोटबुक है उसमें इसके नोट्स भी बनाते रहिए। परीक्षा के समय में ये आपके लिए रामबाण काम आएंगी। और आगे चलते अपन अन्नामलाई पहाड़ियाँ आप लोग देख रहे होंगे, उसके नीचे आई हुई इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची कार्डेमम पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है इनको। इलायची को इंग्लिश में कार्डेमम कहते हैं और स्थानीय भाषा में इसको कार्डेमम की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। और नीचे की तरफ आता है रामेश्वरम, रामेश्वरम के बाद में श्रीलंका जो समुद्र में देश है वह सब हो जाता है, हिंद महासागर आ जाता है। अब हम लोग बढ़ेंगे भारत के पूर्वी तट की तरफ। पूर्वी तट की तरफ आता है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य, तेलंगाना पठार पूर्व की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने कच्चे चित्र में बना रखा है। तेलंगाना का पठार आया हुआ है। तेलंगाना पठार के उत्तर की तरफ आता है दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार। आप लोग देख रहे होंगे तेलंगाना से ऊपर की तरफ आते हैं तो आंध्र प्रदेश राज्य में दंडकारण्य पठार आता है। दंडकारण्य पठार के ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो एक क्षेत्र आया हुआ है जिसे महानदी बेसिन के नाम से जाना जाता है, जिसे महानदी बेसिन के नाम से जाना जाता है, जो कि उड़ीसा राज्य तक फैला हुआ है। उड़ीसा राज्य के किनारे पर, समुद्र किनारे पर यहाँ पर एक झील आई हुई है जो चिल्का झील के नाम से जानी जाती है। समुद्र के अंदर से उसका पानी जो है उसमें भर जाता है, लेगून की तरह है। अब आगे बढ़ते हैं अपन तो ऊपर की तरफ जाते हैं तो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और कुछ उड़ीसा का क्षेत्र। आप लोग एकदम वापस सुनिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एवं बिहार और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र इस छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र में आया हुआ है। छोटा नागपुर का पहाड़ भारत के लिए खनिजों की राजधानी के नाम से जाना जाता है, अजायबघर नाम कहा जाता है। भारत में यूँ कहा जाए कि भारत में सर्वाधिक खनिज किस पहाड़ी क्षेत्र, किस पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं तो वो है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार भी विभिन्न भागों में बटा हुआ है, छोटी छोटी नदियों ने इसको काट रखा है, लेकिन हम बड़े स्तर पर इसको छोटा नागपुर का पठार कहेंगे जब हम लोहा, अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज, कोयला और विभिन्न खनिजों के बारे में विस्तृत वर्णन इनके अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे, तब छोटा नागपुर के पठार को पूरा विस्तृत वर्णन इसका करेंगे। अभी हम लोग केवल प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे। तो छोटा नागपुर का पठार, इसके पास में पूर्व की तरफ समुद्र किनारे के निकट गड़जात की पहाड़ियां आई हुई है और गड़जात की पहाड़ियां आई हुई है और छोटा नागपुर के
उत्तर पूर्व की तरफ देखे जाए तो राजमहल की पहाड़ियां आई हुई है। ये सभी इससे जुड़ी हुई है, ये चीजें इनसे जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने इसमें दर्शाया है। अब लोग हम देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र के अलावा भी कुछ भाग इसका इधर से रह गया। यहाँ पर एक आता है क्षेत्र, यहाँ से इधर की तरफ रह गया और इस भाग को कहा गया मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार। मेघालय शिलोंग का पठार या आर्द्र पठार भी कहते हैं। मेघालय शिलोंग या आर्द्र पठार के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर की तरफ है गारो, खासी एवं जयंतिया, 3 पहाड़ियां आई हुई है, गारो, खासी एवं जयंतिया। स्थानीय जनजातियों के नाम से इन गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों के नाम दिए गए हैं। इन्हीं गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों में मेघालय राज्य स्थित है और इन्हीं गारो, खासी, जयंती में मसिनराम और चेरापूंजी नामक वे स्थान स्थित हैं जहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। और इसी मेघालय पठार, शिलोंग पठार को आर्द्र पठार के नाम से भी जाना जाता है। राजमहल की पहाड़ियां हो गई, आप लोग देख रहे होंगे, पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने लिए सर्वाधिक उपयोगी है। प्रतियोगी परीक्षाएं, RS, IAS, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपसे इसी प्रायद्वीपीय पठार विभाग से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, हमेशा से पूछे जाते हैं। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको उतारें और इसको नोटबुक में भी क्लियर करें। आज की प्रायद्वीपीय पठार विभाग जो है उसका चैप्टर पूरा होता है और किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में उठता है, कोई इससे जुड़ी हुई जानकारी आपके दिमाग में उठती है तो ऑनलाइन वीडियो में आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू।